हेलो गाइस, एसएससी वाला विष्णु पे आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है वो वही लोग देखना जो वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और जिन्हें अपनी कमियों से डर नहीं लगता है, जो अपनी कमियां सुनना चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। सिलेक्शन नहीं होने के क्या क्या रीजंस होते हैं ये कोई भी नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहते। सब सिलेक्शन कैसे होगा, सब टॉपर की स्ट्रेटजी के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ जाते हैं जैसे ही मान लो कि बस वो भी टॉपर की कैटेगरी के लेवल के बंदे हैं। उस तरीके से टॉपर का जो वीडियो, जैसे ही किसी का सिलेक्शन होता है, किसी एग्जाम का टॉपर आता है, सभी टॉपर की स्ट्रेटजी के पीछे पड़ जाते हैं कि सिलेक्शन किस तरीके से मेरा हो सकता है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो बनाने के लिए जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी है वो मैंने काफ़ी सोच समझ के लिखी है, मतलब पॉइंट्स इधर उधर नहीं हो जाएं इसलिए मैंने इनको लिखा भी है, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि राइट स्ट्रेटजी क्या है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पढ़ रहे हो, आप स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन में क्या चीज़ की बाधा आ रही है, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ये वीडियो आपको थोड़ा हार्श भी लग सकता है, आपकी कमियां मैं इसमें उजागर करूंगा, आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है कि यार ये क्या बोल रहे हैं सर। लेकिन अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी कमियों को अंडरलाइन करना चाहते हैं, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं कि क्या क्या मेरी कमियां हैं, एक कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ। सारी चीज़ें जो जो बाधाएं अपने सिलेक्शन में आ रही है वो सारी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सब चीज़ें आपको पेन से लिखनी है, उन पे अमल करना है। इस वीडियो की एक एक लाइन आपको बहुत ध्यान से सुननी है और एंड तक आपको ये वीडियो देखना है। इस वीडियो में जो आप टाइम दे रहे हो, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन हो सकता है ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज भी कर दे अगर आपने इन बातों पर अमल किया। आपका जो सिलेक्शन कुछ बातों से रुका हुआ है वो बातें आपको ध्यान में आएंगी। क्या होता है, कभी कभी अपन अंधाधुंध चलते हैं तो चीज़ें अपने को दिखती नहीं है, और एसएससी में पढ़ने वालों की सबकी लगभग सेम समस्याएं होती है जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपने को हाईलाइट करनी है, उन पे कैसे काम करना है, क्या चीज़ें अपन गलत कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें आप लिख के उनको सोचो थोड़ा सा, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको इरेडिकेट करनी है अपने शेड्यूल से, अपनी डेली लाइफ से। ऑटोमेटिकली आपका जो है इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा लंबा होगा वीडियो, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो ही वीडियो देखिए, अदरवाइज वीडियो स्किप करके आप जा सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल पर मैंने जो इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो डाल रखी है। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने बहुत सारे नोट्स डाल रखे हैं और भी हर सब्जेक्ट की मैंने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी डाल दी है। वो स्ट्रेटेजी आप जाके देखो, आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेगी। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अपने शेड्यूल से टाइम निकाल के फिर वीडियो बनाया जाता है, काफ़ी सोच समझ के कि अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, सारी चीज़ें सोच के। तो वीडियो में थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लिया करो, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। और जरूरतमंद हो उनको शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सिलेक्शन के लिए अपन खुद तो पढ़ते हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अपने दिमाग से मिसिंग होती है कि सिलेक्शन लेना क्यों है। एक कॉपी पेन लेकर बैठो और अपने रीजंस लिख लो कि मेरे को सिलेक्शन लेना क्यों है। भाई मेरा तो सीधा सीधा एक्सक्यूज़ है, सीधा सीधा मेरे पास तो रीज़न है। सिलेक्शन नहीं लेंगे तो जॉब नहीं लगेगी, बॉयज़ की लाइफ तो वैसे टफ होती है, जॉब नहीं लगेगी तो फिर शादी ब्याह भी नहीं होगा, आगे मम्मी पापा को जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी अपन से वहन नहीं होगी आगे जाके। अपने को तो मतलब, और जैसे समाज में इज्जत भी चाहिए तो भी भाई साहब जॉब से ही मिलती है। और मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक सेलेक्टेड बंदा हूँ, बैक टू बैक 3 एग्जाम में सेलेक्टेड हूँ। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, सिलेक्शन नहीं होने और सिलेक्शन हो जाने के बाद का जो अपनी जो लाइफ होती है बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। 360 चेंज आ जाता है। कैसे, मतलब आपको सिलेक्शन जब तक नहीं होता है तब तक ऐसा लगता है कि यार पता नहीं कब सिलेक्शन होगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कितनी कर रहा हूँ, क्या है, बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। जिस दिन रिजल्ट के दिन, जिस दिन मतलब अपना लिस्ट में नाम आ जाता है ना, उस दिन अपनी लाइफ सारी चेंज हो जाती है। कैसे, लोग जो अपनी जो अपन से जो पूछते थे कि क्या कर रहा है तो अभी तक क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन, दोस्त भी बोलते हैं, घर वाले भी बोलते हैं, बाहर वाले भी बोलते हैं। और सबका ऐसा भी नहीं है कि सबका इंटेंशन गलत हो। घर वाले देखो अपने पैसे लगा रहे हैं तो उनका हक बनता है अपन से पूछे कि क्या कर रहा है तू, राइट पाथ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने तो आ जाते हैं लेकिन एक राइट पाथ न चूज करके वो मतलब गलत पाथ चूज करके भटक जाते हैं, राइट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करते हैं और उनका सिलेक्शन 1 साल 2 साल 3 5 साल तक नहीं होता है। ये उनकी ही कमी है, ये एग्जाम की कमी नहीं। दोस्त जो सिलेक्टेड नहीं है बंदा, उसको 100 एक्सक्यूज मिल जाएंगे सिलेक्शन नहीं होने के, लेकिन जो सिलेक्टेड बंदा है उसको बस ये रीजन पता रहेगा कि मेरे को लेना क्यों है सिलेक्शन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है पूरी, ठीक है। और एक चीज़ और है कि किस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। एक मिस्टेक अपन ये करते हैं कि एग्जाम ही डिसाइड नहीं है, बस तैयारी करने बैठ गए, अपना गोल ही क्लियर नहीं है कि किस एग्जाम की तैयारी करनी है। अपने को एक मिस्टेक ये अवॉइड करनी है, राइट डाउन कर लो कि सिर्फ मेन प्रिपरेशन एक ही एग्जाम की रखनी है। जैसे एसएससी सीजीएल में, एसएससी के फील्ड में एसएससी सीजीएल को टॉप पे मान के चलता हूं, बाकी सब इसके सबऑर्डिनेट है। एसएससी सीएचएसएल की करनी हो तो भी एसएससी सीजीएल की करो, एसएससी एमटीएस की करनी हो तो भी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो। एसएससी सीजीएल का अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा तो दोनों एग्जाम भी आपके निकलेंगे, इसमें श्योर है, ठीक है। ये चीज आप राइट डाउन कर लो कि मेरे को, और ऐसा नहीं है कि प्रिपरेशन चल रही है अपनी किसकी, एसएससी सीजीएल की,
और राजस्थान का कोई एग्जाम आ गया या कोई स्टेट का एग्जाम आ गया, अपन चले गए उसके पीछे, उसकी डेट आ गई तो उसके पीछे चले गए, इसको छोड़ दिया। एसएससी फुल डेडिकेशन मांगती है और मैं ईमानदारी से बताता हूं, जिस दिन मैंने प्रिपरेशन एसएससी का स्टार्ट किया था उसके बाद से मैंने बीच में कई एग्जाम आए, राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की मैंने प्रिपरेशन नहीं करी, चाहे मैंने एग्जाम दे लिया और एसएससी के जो सब्जेक्ट थे उस एग्जाम में उनमें मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया है, लेकिन राजस्थान जीके मुझे नहीं आती तो मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ। तो अपने को सिर्फ एक ही पैटर्न लेके चलना है स्टडी का, अलग अलग पैटर्न में नहीं घुसना है बार बार, कभी बैंक में घुस गए, कभी एसएससी में घुस गए, ऐसे नहीं चलता आपको। और एक और बात बताता हूं, लोगों की गलतफहमी होती है कि बहुत कम टाइम में सिलेक्शन लेना है, बहुत कम टाइम में सिलेक्शन नहीं होता है। या तो आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो या फिर आपने इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी, इतना डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करी कि पहले अटेम्प्ट में आप निकल गए। मेरे को खुद को 1.5-2 साल लगे हैं एग्जाम निकालने में। मैं भी एक थोड़ा मतलब सिंसियर बंदा था, इतना ज्यादा मैंने क्या क्या किया अटेम्प्ट सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि सिलेक्शन नहीं होने से पहले अपना सब कुछ कंफ्यूजन में होता है कि यार किस तरीके से क्या मिस्टेक कर रहे हैं, सब कुछ एनालाइज किया, वो सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आज मैं आपके सामने। थोड़ा सा पेशेंस रखना है बस, वीडियो में एक एक चीज आपको लिखते चलनी है, ठीक है। ये डिसाइड कर लिया आपने कि कौन सा एग्जाम अपने को क्लियर करना है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा मैं आपको, सिर्फ मेहनत से सिलेक्शन नहीं होता है। आपको अगर ये गलतफहमी हो कि सिर्फ मेहनत से सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आज के टाइम पे कंपटीशन इतना है, 32 लाख फॉर्म भरने में है एसएससी सीएचएसएल में, और सिलेक्शन कितनों का होगा? 1600 बच्चों का। सोचो 1600 ने ऐसा क्या डिफरेंट किया जो बाकी के नहीं कर पाए। सिर्फ मेहनत से नहीं होता है, आपको ओवरऑल दिमाग का विकास करके चलना है। और जब अपन चीजों को स्किप कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच बीच में छोड़ के जा रहे हो ना आप, ये कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, ये नहीं, थोड़ा आज कम पढ़ लिया कल ज्यादा पढ़ लिया, एकदम कंसिस्टेंट वे में चलो, तब जाके सिलेक्शन के करीब पहुंच पाओगे आप। थोड़ी बातें हार्श हैं लेकिन ये राइट बातें हैं और ये आपको समझनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं। राइट स्ट्रेटेजी सिलेक्शन लेने के लिए 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? एक तो राइट स्ट्रेटेजी, गोल क्लियर होना चाहिए अपना, ठीक है, गोल क्लियर, राइट स्ट्रेटेजी प्लस डेडिकेशन। लोगों को ये पता ही नहीं है कि डेडिकेशन किस तरीके से क्या होता है, डेडिकेशन मतलब होता क्या है। अपन बोलते हैं कि मैं डेडिकेट हूं अपनी स्टडी के लिए, लेकिन डेडिकेशन में जो लूप होल्स है उनका ही पता नहीं है। वो लूप होल्स मैं आज आपको बताऊंगा। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सुनना एक एक लाइन को, ठीक है। राइट स्ट्रेटेजी प्लस डेडिकेशन। डेडिकेशन को आप डिसिप्लिन भी बोल सकते हो। बचपन में अपने को डिसिप्लिन सिखाया जाता है, वहां पे अपन किसी के अंडर में रहते हैं, लेकिन अभी अपन फ्री हैं टोटली, घर वालों का भी कोई इतना कंट्रोल नहीं है अपन पे। तो अपन कैसे बिहेव करते हैं जब कोई भी अपने ऊपर नहीं है, तब अपन कैसे बिहेव करते हैं वो डिसिप्लिन कहलाता है। अगर मान लो पढ़ाई के प्रति कोई भी अपने को प्रिपरेशन नहीं डालो, उसके बावजूद आप पढ़ रहे हो, आपका मन नहीं लग रहा है फिर भी आप पढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेडिकेशन। आपका इंटरेस्ट किसी और चीज में जा रहा है फिर भी आप पढ़ रहे हो, आपको कोई दोस्त बुला रहा है तब भी आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कोई शादी ब्याह में जाना है तब भी आप पढ़ रहे हो, स्किप कर रहे हो चीजों को, यस या नो में लेके चलो। एसएससी में सिलेक्शन लेना है, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो यस या नो स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी। वो मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा यस या नो स्ट्रेटेजी क्या है। हर चीज को आप बड़े ध्यान से सुनो और देखो कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, ठीक है। सिलेक्शन लेना बहुत आसान है अगर अपन तरीके से चले तो, और ये सोच लेना कि मेहनत अपने को करनी ही है। बहुत से लोग क्या होते हैं, संघर्ष से भागना चाहते हैं। सब सोचते हैं कि शॉर्टकट से मिल जाए सिलेक्शन, लेकिन शॉर्टकट से सिलेक्शन होगा ही नहीं, शॉर्टकट से सिलेक्शन होता ही नहीं है। आपको लगेगा जो टाइम देना है वो देना ही पड़ेगा, आपको जो मैटर पढ़ना है वो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब अपने को एक स्ट्रेटेजी सही मिल जाती है ना कि मेरे को ये चीजें ही पढ़नी है, जीके में एक वीडियो लेके आऊंगा कि कौन कौन सी चीजें अपने को नहीं पढ़नी है, तो उन चीजों को पढ़ना ही मत। वो कभी आती नहीं एग्जाम में, बहुत रेयर ही आती है, तो उनमें टाइम क्यों वेस्ट करो। वो अगर सही चीजों पर लगा दे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ठीक है। राइट स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। राइट टीचर, अब देखो राइट स्ट्रेटेजी क्या है उसके पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट आपको लिख लेने हैं, इस तरीके से चलना है। चाहे आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी हो, अभी जस्ट स्टार्ट करने वाले हो भले आप तैयारी, या फिर आप बीच में हो, तब भी इन चीजों को अपने शेड्यूल में देखो, अपनी लाइफ में देखो कि ये चीजें मिसिंग तो नहीं है। राइट स्ट्रेटेजी, राइट सोर्स, बढ़िया से बढ़िया टीचर चूज करो। इसीलिए मैं बोलता हूं ऑफलाइन कोचिंग में जो बढ़िया से बढ़िया वो ज्वाइन कर लो, उसके बहुत फायदे हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है कि तैयारी किस तरीके से करें जीरो से स्टार्ट, उसको देखना, उसमें बताया मैंने ऑफलाइन कोचिंग के क्या क्या फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन खराब है, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा है अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो। डिसिप्लिन से चलोगे तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट टीचर और राइट सोर्स, भागो मत, इतना सोर्स अवेलेबल है, एक सोर्स को फॉलो करो। जीके में अपन ये गलती करते हैं कि यार इसमें से क्वेश्चन नहीं बैठ रहे इसके पीछे पढ़ जाते, इसमें से क्वेश्चन नहीं बैठ रहे इसके पीछे पढ़ जाते, किसी ने एक टीचर बता दिया उसके टीचर के पढ़ने लगे, फिर दूसरे टीचर का किसी ने बता दिया उसके पीछे। भाई सभी का कंटेंट ही सेम है, अगर आप ढंग से देखो तो सभी का जो कंटेंट है वो प्रीवियस ईयर वाला ही है। सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है सिलेक्शन के लिए तो प्रीवियस ईयर है। आप सोचते हो कि किस कौन से मॉक टेस्ट खरीदो, अरे प्रीवियस ईयर लगा लो, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लड़ जाता है ना, कोई टीचर से नहीं भी पढ़ रहा, ओनली प्रीवियस ईयर मॉक लगाता जा रहा है, उसको एनालाइज करता जा रहा है, तब भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा एट द एंड। प्रीवियस ईयर को समझो आप, प्रीवियस ईयर ही आते हैं एग्जाम में, चाहे सिलेबस चेंज हो जाए, मैथ थोड़ी चेंज होगी, इंग्लिश थोड़ी चेंज होगी, रीजनिंग कुछ चेंज नहीं होगी, सब कुछ सेम रहेगा। जीके तो क्या चेंज होगी, इतिहास तो इतिहास ही रहेगा ना, भूगोल भी भूगोल ही रहेगा, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं होता, सब कुछ सेम ही रहता है। प्रीवियस ईयर पिछले 5 साल के बाद ट्रेंड देख लो आप, ट्रेंड देख लो कि ट्रेंड क्या चल रहा है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा, जब आप पढ़ाई करने लग जाओ, चाहे ऑफलाइन में चाहे ऑनलाइन में, पेंडिंग वर्क नहीं रखना है। आज आपको लग गया कि यार थोड़ा मन नहीं करा, आज मैं छोड़ देता हूं, कल कर लूँ, ये कल ही मार देगा आपको। शरीर को तकलीफ नहीं होगी ना तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि बिना तकलीफ के सिलेक्शन हो जाए, नहीं होता है। जब तक आप शरीर को तकलीफ नहीं दोगे, जब तक आप नींद
नींद के बस में रहोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। टाइम पे उठना है तो टाइम पे ही उठना है, एक न्यूट्रल जोन में चलो। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन खराब है और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी खराब है। एक न्यूट्रल जोन में चलने वाला सबसे ज़्यादा सही तरीके से चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ मैं आज आपको इस वीडियो में। बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मेरे को सोचने में कि क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँ। एक चीज़ और, भगवत गीता का एक श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपन मिस कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ से। पढ़ाई अलग है लेकिन वो हर चीज़ में अप्लाई होता है, पढ़ाई में भी होता है, लाइफ में भी होता है, सब चीज़ों में होता है। वो है कर्मण्येवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगस्तो कर्मणि। मतलब कर्म करो लेकिन फल को दिमाग में मत रखो, फल की इच्छा मत करो। से मतलब ये नहीं कि तुम फल का बिल्कुल ही मत सोचो, लेकिन कर्म से ज़्यादा फल है आपके दिमाग में। कर्म से ज़्यादा आप सोच रहे हो, पढ़ते पढ़ते भी आपके दिमाग में चल रहा है कि आप सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे होगा, क्या है, दुनिया भर की बातें चल रही है, सिलेक्शन के बारे में चल रहा है, टोटल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, फल ही फल चल रहा है, फल ही चल रहा है अल्टीमेट तो, कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये सब फल ही है। आप सोच रहे हो कि रिजल्ट होने के बाद क्या करेंगे, वो नहीं, सब कुछ मेरे मतलब मैं ये टॉपिक मेरे को करना है, वो करना है, इसके बाद वो पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा, कुछ नहीं। जो पढ़ रहे हो अभी एक बार पेन कॉपी से लिख के बैठ जाओ, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। एक चीज बताता हूँ आपको, जब भी कुछ चीज पढ़ने बैठो कागज पे लिखो छोटे से टुकड़े पे कि मेरे को आज जीके के ये टॉपिक पढ़ना है। छोटे छोटे टारगेट बहुत बड़े मत बनाना, पहले बता देता हूँ, टारगेट बहुत छोटे बनाना, बहुत छोटे छोटे। और दिन में जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, हमेशा उससे छोटे टारगेट बनाना। ये चीज़ आपको मार देगी अगर आपने बहुत बड़े टारगेट। एक बार टारगेट पूरा नहीं होता ना तो जो सेल्फ स्टीम होता है ना, मर जाता है कि यार टारगेट पूरा नहीं हुआ। अगर कम टारगेट बनाया आपने, वो पूरा कर लिया, तो आपको इतना मोटिवेशन आएगा, आप एक्स्ट्रा काम करोगे चीज़ों में। टारगेट इस हिसाब से डिजाइन करना डेली का, और डेली मॉर्निंग में उठ के अपने लिए टारगेट सेट करो और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। इस तरीके से आपको सिलेक्शन धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भर जाएगा आपका। ये मत सोचो कि मेरा 1 साल का टारगेट डेली का, हर दिन संघर्ष से, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हर दिन संघर्ष से। सोशल मीडिया से बच जाओ। आगे मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें आप गलती करोगे, वो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। नो पेंडिंग वर्क मैंने बता दिया। प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन, सबसे बड़ी दिक्कत है लोग रिवीजन ही नहीं करना चाहते। पढ़ना सब चाहते हैं, सिलेबस के पीछे ऐसे पड़े रहते हैं हाथ धो के। सिलेबस कंप्लीट करने से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, सिलेबस आज दिन तक किसी का कंप्लीट भी नहीं हुआ। टॉपर का भी सिलेबस अधूरा रहता है, लेकिन टॉपर को यह पता है कि सिलेक्शन मतलब क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। टॉपर को पूरी चीजें पता है कि क्वेश्चन जहाँ से बनी नहीं रहा, वो मेरे सिलेबस में है ही नहीं। उनका सिलेबस आधा ही होता है, उनको पता है ना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। वो टाइम टू टाइम पेपर, इतने पेपर देते हैं कि उनको ये आइडिया हो जाता है, अपने दिमाग में इतने टेस्ट देते हैं वो, उनको ये आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन उठ कहाँ से रहे हैं। अपन पेपर भी नींद में दे लेते हैं, पेपर दे लिया, उसको एनालाइज ही नहीं किया। पेपर एनालाइज कैसे करना है इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी देखना आप, ठीक है। तो प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवीजन में बहुत जोर आता है, मैं आपको बता रहा हूँ ईमानदारी से, मेरे को खुद को भी आता था और अभी तो खैर मैंने समझ लिया है चीज़ों को। तो मैं जितना पढ़ता हूँ, जब तक उसका रिवीजन नहीं हो जाता मैं आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ठीक ठाक स्टडी मैंने कर ली है। उसके बाद अब मेरे को जो चीज़ें करनी है वो परफेक्ट ही करनी है। आप एक ले में तो एक राउंड में तो चल लो, आप एक राउंड में तो मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना पढ़ लिया ना उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। बिना रिवीजन चीज़ें स्टेबल होगी नहीं। जीके का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है लाइफ में, जीके रिवीजन से ही स्टेबल होगी। जीके का सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे रिवीजन करके तो बहुत छोटा सिलेबस है जीके का। और पेपर का एनालाइज करते चलो, जितने ज़्यादा पेपर दोगे ना उतना आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठ रहे हैं जीके में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अपन। प्रॉपर मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। लोगों को इतना डर लगता है ना, मतलब पढ़ाई तो खूब कर लेंगे और जब टेस्ट देने बैठेंगे ना तो उनको इतना धक स्टार्टिंग में तो धक होएगा ही, वो धक इतना होने लग जाता है ना, टेस्ट दे नहीं पाते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जो टेस्ट है ये सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं है, ये आपकी लाइफ की भी प्रिपरेशन है। इसको ओवरऑल लेके चलो। जब आपके दिमाग पे दिल पे प्रेशर आता है ना, उसको किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, ये टेस्ट ही है। टेस्ट ही आपको सिखाएगा। ये आपकी डेली लाइफ में भी जब आप जॉब करोगे उस टाइम पे भी आपके साथ कुछ भी घटित हो सकता है। हो सकता है सीनियर ने बहुत बड़ा आप पे चार्ज लगा दिया, हो सकता है आप पे कोई और दूसरी बला आ गई हो। उस समय आप अपने आप को कैसे हैंडल करते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, वो सब वही चीज़ें जो अपन टेस्ट देते टाइम अपन रहते हैं। जो बंदा टेस्ट देते टाइम अपने माइंड को स्टेबल करना सीख गया ना, वो लाइफ में अदर प्रॉब्लम का समाधान भी स्टेबल होकर करना सीख जाएगा। अपने टेस्ट ये जो प्रिपरेशन है ना, ये प्रिपरेशन अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ही है। जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना, वैसे के वैसे ही ये जो प्रिपरेशन है ये अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। और जब तक वो आदमी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लायक नहीं बन जाता ना, तब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता है। जब तक वो डरता रहेगा, जैसे प्रेशर आता है वो हैंडल नहीं कर पाता, सिलेक्शन नहीं होता उसका। क्यों नहीं होता? जब वो पेपर में बैठता है, बाई चांस माउस काम नहीं कर रहा, बस हाथ फैला दिया उसने, नहीं होगा फिर सिलेक्शन। बाई चांस कोई टीचर उसके पास आके खड़ा हो गया, उससे हैंडल नहीं हो रहा, बार बार उसका ध्यान ही फोकस ही नहीं हो रहा, नहीं होगा ना फिर उसका सिलेक्शन। खुद की पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट लेके आना है आपको ओवरऑल। और ये सब टेस्ट देते 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 इतनी आदी हो जाओगे ना आप टेस्ट देते देते, आपको भरे मार्केट में भी बिठा दोगे ना तो भी आप टेस्ट दे लोगे। अभी तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है, आपसे नहीं हैंडल होता। आदत इतनी बढ़ जाएगी ना आपके टेस्ट को, जो टॉपर होते हैं वो जैसे टेबलेट लेते हैं सुबह शाम वैसे लेते हैं, इसलिए उनकी इतनी अच्छी रैंक आती है। वो अपन से बढ़िया दिमाग वाले नहीं होते हैं, उतना डेडिकेशन पढ़ने में नहीं होता है। बहुत से लोग अपने टैलेंट को दोष दे देते हैं कि उसको तो टैलेंटेड आदमी है इसलिए सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसने जितनी मेहनत करी है ना वो अपन ने नहीं करी है। ईमानदारी से बात यही है। और जो बंदा अपने आप को दोष देता है ना कि मैं तो कमजोर हूँ या मेरे को याद ही नहीं हो रहा, बहुत से मेरे कमेंट देखता हूँ मैं यूट्यूब पे कि सर मेरे को याद ही नहीं हो रहा, मैं पढ़ता हूँ भूल जाता हूँ,
मैं तो पढ़ ही नहीं रहा ना ढंग से, रिवीजन ही नहीं कर रहा। एक बार पढ़ने में क्या आइंस्टाइन है क्या? नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो अपने आप को क्या है, रिवीजन करना है। जो चीज़ मांग रहा है ना, दो चीज़ों की स्टडी, एग्जाम की नीड क्या है, एग्जाम क्या मांग रहा है अपन से, ये टेस्ट एनालाइज करते टाइम पता चलता है कि एग्जाम क्या बोल रहा है अपने, कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ो, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, वो टॉपिक देखो और उस टॉपिक को अच्छे से कवर करो। तब तक नहीं होगा जब तक उसको कवर नहीं करोगे। दूसरी अपनी स्टडी करो कि मेरे में क्या कमी है, एसएससी में को क्यों नहीं ले रहा, मैं 1600 में 32 लाख से 1600 में क्यों नहीं आ पा रहा हूँ, मेरी कैलकुलेशन स्पीड स्लो होगी, हो सकता है मेरी जीके वीक हो सकता है मेरी इंग्लिश वीक हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, पेपर अटेंड करना नहीं आता हूँ। काम करो ना भाई, प्रेशर हैंडल करना ही पड़ेगा, संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के सिलेक्शन नहीं होगा और इमीडिएट सिलेक्शन लेने का मत सोचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। खुद की कमियों पे काम करना सीखो। खुद की कमियां देखना नहीं चाहता आदमी, इग्नोर करता है बार बार। कोई टॉपिक कमजोर है ना, उसको पढ़ने में मजा नहीं आएगा उसको, लेकिन अपना मन मार के उस टॉपिक को पढ़ लिया ना, तो एक समय ऐसा आ सकता है कि वो उसको सबसे अच्छा टॉपिक लगे। मेरा जो सबसे खराब सब्जेक्ट था ना, देखो जीके तो सबका खराब ही रहता है स्टार्टिंग में, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता है। मेरा सबसे खराब सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स था। मैं बीटेक वाला बंदा हूँ, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन मेरा सबसे खराब सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। मैंने साल भर पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाता मैथ का। मेरे 30-35 मार्क्स आते थे मैथ में पहले, और मेरे 200 में से 59 मार्क्स थे एक बार तो एसएससी सीजीएल में। मेंस में पहले 200 का पेपर होता था इसका मैथ का, मेंस में 200 में से 59 मार्क्स थे मेरे। सबसे खराब परफॉर्मेंस थी मेरी। हालांकि इसका और भी रीजन था, थोड़ा लफड़ा हो गया था पेपर में, तो वही है। लेकिन अभी मैं आपको बता रहा, मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरे को 6 महीने हो गए प्रिपरेशन करे हुए। अभी मैंने कल परसों एक टेस्ट दिया है, उसमें मेरे 146 मार्क्स है 200 में से। टेस्ट दिए दिन हो गए मेरे को। प्रिपरेशन खाली नहीं देते, एक जितना प्रिपरेशन करने में जोर आता है ना, उतना जितना माइंड को जोर आता है ना प्रिपरेशन करने में, उतना माइंड को प्रिपरेशन भूलने में भी आता है। 6 महीने हो गए मेरे को प्रिपरेशन याद लगाए, लेकिन मैंने भी टेस्ट दिया में 146 मार्क्स आउट ऑफ 200, ठीक है, मॉक में, और उसमें भी मैथ में 50 आउट ऑफ 50 है। मैंने मैथ पता नहीं कब पढ़ी थी, लेकिन एक बार तो मैथ आपने अच्छी कर ली ना, मैं टीचर को भी बहुत बड़ा योगदान मतलब वो देना चाहूँगा, क्रेडिट, क्योंकि टीचर्स से मैंने इतना अच्छा पढ़ा है ना, तो मेरे मतलब जो माइंड का लेवल उस लेवल पर तक आ गया है कि मैथ को मैं लगभग कर ही 40+ तो मैं कर ही लेता हूँ कैसे भी करी। तो इसका क्रेडिट मैं नेहरा सर जो मद्रास में पढ़ाते हैं, बाउंड्राव सर, और भी जो टीचर्स है, बहुत सारे टीचर्स हैं जिनसे मैंने पढ़ा है, तो उनको देना चाहूँगा सबको। इनसे मैंने कोचिंग ली, इसलिए इनका नाम ले दिया मैंने, ठीक है। और आगे बढ़ता हूँ मैं। और क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। इमीडिएट रिजल्ट आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आपके बहुत काम आएगा ये। मेरे को खुद को 2 साल लगे, मैंने बता दिया, 1.5-2 साल लगे सिलेक्शन लेने में। तो आप ये मत सोचो कि मतलब मैं भी एक ठीक ठाक बैकग्राउंड का बंदा हूँ, मतलब मेरा एकेडमिक्स भी थोड़ा ठीक है, इंग्लिश भी थोड़ा ठीक था, लेकिन मेरी मैथ कैसी थी मैंने आपको बता दी है। लेकिन मैथ मेरी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो गई। कैसे मैथ में मैंने इंप्रूवमेंट किया वो मैंने स्ट्रेटेजी डाल रखी है, सब चीज़ें आपके सामने है, बस उसको फॉलो कैसे करना है वो आप देख लेना, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यस या नो स्ट्रेटेजी, और आपकी जो गलतियाँ हैं ना, वो क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, क्या गलतियाँ कर रहे हो, किस वजह से सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इन बातों का पेन पेपर से लिख लेना। आगे की भी बातें होप आपने लिखी होगी, नहीं लिखी हो तो दोबारा जाके दोबारा लिखना। ये वीडियो बार बार देखते रहना आप, मैं तो ये कहना चाहूँगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ें एडजस्ट करने में, ठीक है। यस या नो स्ट्रेटेजी क्या है, जो चीज़ आपके सिलेक्शन में फेवरेबल है उसी को करो। जो चीज़ फेवरेबल, जब भी कोई काम आता है कि यार मार्केट में चलते हैं ये काम है, एसएससी के फेवर में नहीं है तो नो बोल दो, सीधा सीधा नो बोलना सीख लो। घर वाले बोल रहे हैं कि शादी के फंक्शन में आना है, नो बोलना सीख लो। मैं खुद 1.5-2 साल तक कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया मैंने, बहुत रेयर ही फंक्शन कोई अटेंड किया होगा, नहीं किया मैंने। इधर उधर के चक्करों में मैं पढ़ा नहीं बिल्कुल भी। डिस्टर्बेंस होता था तो मैं आपको फोटो दिखाऊंगा कभी, मैं और मेरा रूम पार्टनर 2 रहते थे हम जयपुर में। सिर पे बाल भी गंजी करवा ली थी हमने, बाल कटवा लिए थे पूरे, उसने भी मैंने भी, कि डिस्टर्बेंस नहीं हो लाइफ में। इसीलिए मतलब हर कंडा अपना के देख लिया हमने कि यार सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। और हर एग्जाम एसएससी का देते थे हम, हर एग्जाम दिया है मैं, उसको भी कभी लेके आऊँगा। उसका भी रिसेंटली सिलेक्शन हो गया है, वो टैक्स असिस्टेंट बन गया है पुणे में, उसका इंटरव्यू में लेके आऊँगा अपने चैनल पर, बताऊँगा आपको, कभी मिलाऊंगा उससे। हम दोनों रूम पार्टनर थे और दोनों जॉब लगे हैं एसएससी में भी प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें, मतलब बहुत डेडिकेशन। सुबह उठते ही लाइब्रेरी में, शाम को वापस घर, खाना वाना, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे भी हो जाती थी बातें, लेकिन टारगेट सेम था, चीज़ें सेम चली, साथ दिया, आज भी हम साथ हैं, आगे भी हम साथ रहेंगे। और भी बातें बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स लिखना आप, ये चीज़ें आपकी हो सकता है लाइफ बदल दे। पॉइंट लिखना आप, एक एक पॉइंट लिखना, एनालाइज करना कि अपनी आपकी लाइफ में ये चीज़ें हैं कि नहीं है, इन चीज़ों को आपको सुधारना है, क्या क्या चीज़ें। क्योंकि क्या होता है ना, पढ़ाई तो सबको पता है कि कैसे करनी, वो चीज़ें बात नहीं करना मैं आज कि कैसे मैथ में इंप्रूवमेंट आएगा, ये वो नहीं करना मैं। सिलेक्शन क्या क्यों नहीं हो रहा, बस उस पर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वो चीज़ें आप समझना। सोशल मीडिया, आप सोच रहे हो ना कि 2 चीज़ें हैंडल कर लो, नहीं हो पाएगी। सोशल मीडिया आप सोचोगे कि मैं कंट्रोल में हूँ, लेकिन वो आपका बहुत नुकसान कर रही है, आपको खुद को पता नहीं है। आप एक सिंगल रील आपका दिमाग का जो स्टेटस है वो हिला देती है। सिंगल रील सोच लो आप, 30 सेकंड 15 सेकंड का वीडियो, एक सिंगल रील आपका दिमाग हिला देती है। क्या एसएससी के फेवर में है रील देखना? आज दिन तक रील से मेरे कोई क्वेश्चन नहीं आया, सोशल मीडिया से कोई क्वेश्चन। उसकी जगह सोशल मीडिया की जगह मैं बुक पढ़ लेता ना, नोट्स पढ़ लेता। मैंने जीके के बहुत बढ़िया नोट्स डाल रखे टेलीग्राम में, कमेंट आ रहे हैं अभी कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो नोट्स आपने डाले हैं इनसे मैं भी एसएससी जीडी का एग्जाम देके आया हूँ, इसमें क्वेश्चन आए हैं, ऐसे कर करके रट लो और रिवीजन प्रॉपर करो, रटो और रिवीजन करो। जीके का भी मैं बता देता हूँ आपको। बहुत से बोलते हैं कि सर जीके किस तरीके से पढ़ेगी जीके स्टेबल रहे। भाई जीके को स्टेबल रखने का एक ही तरीका है, पढ़ो और रिवीजन करो।
रिवीजन इतनी बार कर दो यार, 4 बार एक पेज को पढ़ दोगे ना तो पूरा पेज याद हो जाएगा आपको। और एक और अच्छा तरीका बताता हूँ मैं आपको जीके प्रिपेयर करने का। दोस्त बना लो और दोस्त डिस्कस करके याद कर लो। टाइम लगेगा बहुत, डिस्कशन में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार आपने डिस्कस करके पढ़ लिया ना, वो कभी जीवन में नहीं भूलोगे आप। बहुत मैक्सिमम चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन रह जाएगी। डिस्कस करके पढ़ लो। अगर आपके दोस्त नहीं है, छोटा सर्कल रखो और ऐसे दोस्त बना लो, चाहे टेलीग्राम से कहीं भी, जो मोबाइल पे ही आप डिस्कस कर लो, सेम नोट से पढ़ लो, कोई बढ़िया सोर्स से, दोनों के पास पीडीएफ जेरोक्स होगी, डिस्कस करके पढ़ो, सारी चीज़ें स्टेबल हो जाएगी। थोड़ा टाइम बहुत लेगा, लेकिन ये तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। आप कैसे भी पढ़ो, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियल कंडीशन को वो दे देते हैं, दोष दे देते हैं कि इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े रैंक निकालिए, उनके बैकग्राउंड आप जाके देखोगे ना, उनके घर भी नहीं है, घर के किवाड़ भी नहीं है, किवाड़ भी नहीं है उनके घर के, बस टाटा है। टाटा जिसको बोलते हैं, मतलब एक जहाँ घास फूस का वो है। आज भी मेरे घर के किवाड़ नहीं है, मतलब वही है, टाटा ही है, घास फूस का ही। मैं खुद भी बीपीएल फैमिली को बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे घर वालों का कि उन्होंने इतना साथ दिया है। तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हेल्प अपने को कहीं ना कहीं से मिली जाती है। ऑनलाइन आजकल सब कुछ अवेलेबल है, बस ढूंढने की कमी। एक मोबाइल नहीं है कि आपके पास, मोबाइल से ही आदमी सिलेक्शन ले सकता है अगर तरीके से चले तो, लेकिन मोबाइल पर रील देखने से नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। मैं खुद भी बीपीएल से हूँ और ऐसे दोस्त मैंने बहुत देखे हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में है फाइनेंशियली, लेकिन उस पर फोकस नहीं करते। वो फोकस करते हैं गोल पे, वो फोकस उस पर नहीं करते कि फाइनेंशियल कंडीशन खराब है। हेल्प की मत सोचो, हेल्प खुद करने की सोचो, अपनी खुद की हेल्प खुद करने की सोचो। हालांकि मेरे को तो बहुत हेल्प मिली इन लोगों से और मैं उनका बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी हेल्प करी है। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन लोगों के लिए। दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, गुरुजन हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने साथ दिया है। ठीक है, तो ये कोई वो नहीं है। और मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, जो ग्राउंड से उठा हुआ बंदा होता है ना, जो बहुत खराब बैकग्राउंड से उठता है ना आदमी, वो सबसे बड़ा कमाल करता है। वो सुपर 30 का एक डायलॉग है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हमारे रास्ते में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए हैं, कि मैं बता देता हूँ, एक दिन सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे। बहुत इंस्पायरिंग डायलॉग लगता है मेरे को वो। और एक और उसका डायलॉग है कि खोने के लिए क्या है तुम्हारे पास। भाई जिसके पास अच्छा खासा सब कुछ है तो वो ये भी सोच लेगा कि यार मैं पढ़ूंगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो टाइम चला जाएगा। भाई तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। मेरे पास भी खोने के लिए कुछ नहीं था। मैंने बस सोच लिया कि डूबेंगे तो इसी में। मैं तो यही बोलता था कि डूबेंगे तो इसे। मेरे को बहुत से लोग बोलते थे कि यार तू राजस्थान की कर ले, किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर ले। मैं नहीं करता था, मैं सीधा बोलता था उसको कि भाई मैं तो डूबूंगा भी एसएससी में, उठूंगा भी तो एसएससी में। मैंने बस डेडिकेट कर दिया अपने को। फाइनली एसएससी में बैक टू बैक हुआ मेरा सिलेक्शन। जब होने लगा तो बहुत सी बार नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पेशेंस के साथ चलोगे, इमीडिएट मत सोचो, पेशेंस के साथ चलोगे, मेहनत प्रॉपर करोगे तो जरूर होगा। ठीक है, एक फाइनेंशियल कंडीशन तो मैंने आपको बता दी। दूसरी है पारिवारिक मसले। जिस आदमी के पास परिवार है उसके पास पारिवारिक मसले तो होंगे ही। बहुत से लोग पारिवारिक मसलों में फंस के रह जाते हैं कि मेरे घर वाले मेरे को पढ़ने की वो नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। थोड़े नट्टे बन जाओ ना, थोड़ा सा नट्टे बन जाओ। अगर आपको लगता है ना खुद के अंदर विश्वास है कि यार, सबसे पहले तो खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। खुद के अंदर विश्वास नहीं है ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर तो भले जरूरी नहीं है पढ़ाई में सफलता मिले। देखो बात, 32 लाख में से 1600 ही नौकरी लग रहे हैं। ये देख लो, इतना लंबा इतना डेंजर कंपटीशन है। लेकिन अगर आपको अंदर विश्वास है तो 1600 में जरूर आपका हो सकता है 1000 में, हो सकता है रैंक 1 पे आ जाए। मेहनत प्रॉपर करोगे तो कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। लेकिन खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। विश्वास मेहनत से आता है और विश्वास ऐसे नहीं आता, विश्वास मेहनत से आता है। अपन शाहरुख खान नहीं है कि पहले से पता हो कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, तो वो ध्यान रखना है अपने को। उसको तो पहले से पता था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, तो उसने विश्वास रखा खुद पे और बना भी सही एक दिन। तो वही है पारिवारिक। एक सेंटेंस में आपके सामने बोलता हूँ कि पारिवारिक मसलों को हल करने की कोशिश मत करो। सरपंच मत बनो। साधारण भाषा में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सरपंच मत बनो। जब आप प्रिपरेशन में इन्वॉल्व होना तब सरपंच मत बनो। सारी समस्याओं को सोल्व करने की कोशिश मत करो। आप पारिवारिक मसले चल रहे हैं उनको सोल्व वो करेंगे परिवार वाले। आपकी जो ड्यूटी है वो आप करो। आप सोच रहे हो कि घर पे इतना कर्जा है, ये है वो, भाई हमारे भी बहुत कर्जा है, सब कुछ है। हर बार जब आप प्रिपरेशन करते हो ना बाहर की, जब हर बार एक घर पे जाते हो ना, तो आपको जो अपने माता पिता है ना, उनकी एक ज्वेलरी ज़्यादा मिलती है चेहरे पे, एक ज्वेलरी ज़्यादा मिलती है। क्योंकि ये प्रिपरेशन की एज और उनकी ओल्ड एज का टाइम है। ये प्रिपरेशन के टाइम है अपनी और उनकी ओल्ड एज का टाइम है। वो देख के ना अपने से मतलब अपना जो गुरूर है ना, वो सब कुछ हिल जाता है अंदर से कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो चीज़ें क्या है, मतलब इधर उधर होने लग जाती है। लेकिन उस चीज़ में फोकस करोगे ना कि झुर्रियाँ पड़ती जा रही है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और वो चीज़ें देखोगे तो अपन स्टेबल नहीं रह पाएंगे मेंटली। अपने को फोकस करना है, प्रिपरेशन ज़्यादा जोर लगाओ। हर बार घर जाओ तो एक नई एनर्जी के साथ लौटो कि मेरे को इस बार पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना बहुत ज़्यादा हाईली मोटिवेटेड नहीं होना है, बहुत ज़्यादा हाईली डिमोटिवेटेड भी नहीं, न्यूट्रल जोन में चलना है अपने को। बस डेडिकेशन के साथ न्यूट्रल जोन में, ऑटो मोड पे चलो। सुबह उठना है मतलब उठना है, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, बस टेस्ट देना मतलब देना ही है। और कुछ मत सोचो रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, सब आता है रिजल्ट तो आता है। ऐसे कमजोर बंदे को के सिलेक्शन हो गए। मेरा एक जो दोस्त मैं बता रहा हूँ ना, मेरा रूम पार्टनर, उसके 10वीं में सप्लीमेंट्री थी, उसका इंटरव्यू लेके आऊँगा कभी, देखना आप। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की समस्या होती है पारिवारिक की। किसी की शादी का लफड़ा है, शादी के लिए पीछे पड़ रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्याएं सभी के साथ होती है। लेकिन आप अगर चाहोगे ना कि मेरे को चीज़ें सुधारनी है, बहुत बदल जाती है लाइफ। जॉब के पहले और जॉब के बाद बहुत बदल जाती है लाइफ। आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। जॉब लगने के बाद जब आपको खुशी मिलती है ना, आपके माता पिता को, समाज में जो नाम होता है, लोगों से जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वो रिस्पेक्ट जब कोई आदमी आपके पापा से बोलता है कि यार आपके बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट जॉब लग गया, आपके पापा का सीना
गर्व से चौड़ा हो जाता है। वो जब खुशी देखोगे ना आप, तो आप उस खुशी के लिए आप खुद बोल दोगे कि मैं इस खुशी के लिए 3 साल और मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। इतनी खुशी मिलती है, इतना मतलब सेटिस्फाइड रहता है आदमी, मेंटल प्रेशर खत्म हो जाता है। हालांकि प्रेशर, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपनी नींद पर कंट्रोल करना सीख जाओ। जो बंदा सोता रहेगा उसको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। ये अंडरस्टूड बात है, आप भी इतने समझदार तो हो ही सही कि क्या बोलते हैं ना, एक सेंटेंस आता है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, जो ज़्यादा पढ़ रहा होगा उसी को वही डिजर्विंग बंदा है जो उसी की लगनी चाहिए। ये चीज़ अपने को भी तो दिखनी चाहिए ना। जब अपने को जॉब लगना है तो अपने को उतना पढ़ना चाहिए जितना बाकी लोग। अभी के टाइम पे ये मैटर नहीं करता कि अपन कितना पढ़ रहे हैं, सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि अपन कितना पढ़ रहे हैं, ये भी मैटर करता है कि बाकी लोग कितना पढ़ रहे हैं। कंपटीशन पहले के टाइम पे क्या था, बहुत कम लोग पढ़ते थे, इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो क्या होता था कि सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अभी के टाइम पे भाई साहब 32 लाख में से 16,000 रेशो निकालोगे तो बहुत कम जाएगा। तो मतलब जितने लोग पढ़ रहे हैं ना उससे काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो रियलिटी है, हार्श लगेंगी बातें, लेकिन रियलिटी यही है, ठीक है। तो आपको उसी तरीके से अपना प्रिपरेशन करना है। जो भी डिस्टर्बिंग पॉइंट है, जो भी अपने को भटकाने वाले पॉइंट है, उन सबको इरेडिकेट कर दो। अपना जो शेड्यूल है उनमें से, पूरी लाइफ में से इरेडिकेट कर दो। कोई डिस्टर्बेंस है आपकी लाइफ में तो उनको हटा दो। सीधा सीधा जॉब लगना है तो हटाना ही पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि सोशल मीडिया चलाते हुए ही मैं जॉब लग जाऊँ। हमने सोशल मीडिया को 2-2 महीने तक नहीं खोला। इंस्टाग्राम पे तो हम बहुत एक्टिव रहते हैं और भी चीज़ों पे बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन 2-2 महीने 3-3 महीने तक नहीं खोला हमने। जब सोच लिया, हम 2 दोस्त थे, दोनों ने सोच लिया कि यार अब इंस्टाग्राम बंद कर देते हैं यार, बहुत टाइम खराब हो रहा है। ऐसे हम क्या प्लान बनाते रहते थे बेटे बेटे कि यार क्यों नहीं हो रहा है सिलेक्शन। कभी कभी नंबर नहीं आते तो मैं बोलते यार शिवा क्या हो रहा है अपने साथ, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं यार, डिस्टर्ब होते हैं, बाल कटवा लेते हैं यार। एट रैंडम चल रहा है हमारा मामला। फिर अगला पेपर दिया कि यार नहीं हो रहा है, क्या करें यार, सोशल मीडिया हटा देते हैं यार इस बार तो। मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेके आते थे हम कि यार क्यों नहीं हो रहा है। 130 से ऊपर नंबर नहीं जाते थे। फिर एक बार गलती से निकल गए हमारे 150 पार, फिर तो भाई साहब 150 पार की जड़ी लगा दी हमने। कॉन्फिडेंस भी उसी हिसाब से आता है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ना उस हिसाब से कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। लाइक तो हम तब भी थे, 130 आ रहे थे तब भी 150 के, लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं था इतना। तो मेहनत और करी, कॉन्फिडेंस आया, 150 पार। एक बार चले गए, 2 बार चले गए, फिर तो जाने लग जाते हैं। टेस्ट में एक लेवल पे जो आ गए ना आप, फिर आगे उससे नीचे नहीं जाते, बहुत रेयर ही जाते हो। और मैं आपको बताता हूँ आपका लेवल कैसे डिसाइड होगा। जब 4 में से 3 टेस्ट में आपके जो नंबर आ रहे हैं ना, अप्रॉक्स एवरेज, वही आपका सबसे कम वाले को हटा देना। 4 में से सबसे कम वाले को हटा दो, बाकी के 3 का एवरेज निकाल लो, वही आपका लेवल है टेस्ट में। उतने ही मार्क्स आपके पेपर में आएंगे मेन में, ये ध्यान रखना है। नींद का मैंने बता दिया। ऑटो मोड पे चलो, ऐसे मत चलो कि आज पढ़ लिए कल नहीं पढ़े। बिल्कुल डिसिप्लिन में चलो। अपनी बॉडी को बोल दो भाई साहब तू तो मजदूर है। मेरे भैया हैं, बड़े भैया, वो ये बोलते थे कि विष्णु तू तो ये सोच ले कि तू हाड़ी लग गया। हाड़ी का मतलब होता है बंधुआ मजदूर हो गया, तो पढ़ाई की मजदूरी करने लग गया तू तो। हमारे यहाँ गाँव में पहले मतलब 36, जब छोटा था मैं तब की बात बता रहा हूँ, 36 से 40,000 रुपये में साल भर हाली लगते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं लोग। तो उन्होंने सीधा सीधा बोला मेरे को कि तू तो यूँ सोच ले कि पढ़ाई की हाली लग गया, तू पढ़ाई के बंधुआ मजदूर हो गया तू, फिर तेरी सैलरी एक साथ मिलेगी। तो वो मिल रही है मेरे को भी। तो उसी तरीके से आप सोच लो कि मैं पढ़ाई के थोड़ा बंधुआ मजदूर बन गया हूँ कुछ टाइम के लिए, और मेरे को तो पढ़ाई रेस्ट ही नहीं लेने देती। ये सोच कर ऑटो मोड पे चलो आप। इंटरेस्ट के हिसाब से मत पढ़ना कभी भी। इंटरेस्ट आ रहा है, रीजनिंग अच्छी लग रही तो भाई साहब रीजनिंग में नंबर आ रहा है, रीजनिंग को धमाधम पढ़े जा रहे हैं। इंग्लिश को उठा ही नहीं रहे। मैथ अच्छी नहीं लग रही तो मैथ को कभी देख ही नहीं रहे। मेरे टेस्ट में मजा ही नहीं आ रहा, तो नंबर नहीं आ रहे तो टेस्ट दे नहीं रहे। देते जाओ, टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, 10-15 भी आ रहे हैं ना, तो भी मैं तो यूँ बोलता हूँ कि देते जाओ। उसको एनालाइज करो, चीज़ें सारी सीखनी पड़ेंगी आपको। एक चीज़ अब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, लेकिन अपन क्या करते हैं ना, टेस्ट देते हैं। टेस्ट से ही चीज़ें याद रहती है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, कितना ही पढ़ लो, कितना सिलेबस कवर कर लो, टेस्ट से ही चीज़ें याद रहती है। जीके भी टेस्ट से याद रहेगी आपको। जो जीके का क्वेश्चन एक बार आ गया ना आपके सामने, वो दिमाग में स्टेबल हो जाता है। 2-3 बार आ गया तो वो तो परमानेंट घुस ही जाता है दिमाग में, ठीक है। रिवीजन नहीं करना, रिवीजन तो करना ही है। रिवीजन नहीं करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है। इमीडिएट रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करना। पढ़ते टाइम रिजल्ट दिमाग में रखो मत, सीधी सी बात है। बहुत बढ़िया टिप है। पढ़ते टाइम सिर्फ ये ध्यान रखो, मेरा उद्देश्य ये टॉपिक कंप्लीट करना है। छोटे से कागज के टुकड़े में लिखना कि ये मेरा अभी का टारगेट है, इसको मैं पूरा करूँ, छोटे से छोटा। और दिन भर का जो टारगेट लिखो छोटा बनाना। जहाँ आपका 8 घंटे का टारगेट आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो, 6 घंटे का बनाओ, 6 घंटे का बनाओ, और पूरा उसके हिसाब से चलो। बिल्कुल बीच में किसी का कॉल आ गया मत उठाओ, स्विच ऑफ करके चलो, भले चाहे एरोप्लेन मोड पे, चाहे डू नॉट डिस्टर्ब भी एक होता है, उसको भी लेके चलो, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, मैं तो रखता हूँ, ठीक है। टेस्ट एनालाइज नहीं करना। टेस्ट देने का फायदा तभी है जब एनालाइज करोगे। मैंने पहले भी बोला था कि टेस्ट एनालाइज नहीं करोगे तो टेस्ट देने का 30-40% फायदा होता है। टेस्ट अगर अपन ने जो क्वेश्चन नहीं आए या गलत हो गए वो एनालाइज करें तो अपने को 50-60% फायदा मिल जाता है। लेकिन टेस्ट का 100% या 90 to 80 to 100% फायदा तभी होता है जब आप जो क्वेश्चन, सबसे पहले तरीका फिर बता देता हूँ, मैं रिवाइज करा देता हूँ तरीका भी आपको। टेस्ट कैसे एनालाइज करना, सबसे पहले तो जो गलत हो गए, क्योंकि वो आपके आगे भी गलती कराएंगे, सबसे पहले वो करने। दूसरा जो आपको नहीं आए वो, तीसरे नंबर पे वो भी करने जो आपको आ गए। इस बार आपको सोचना पड़ा, अगर एनालाइज कर लिया तो अगली बार सोचना भी नहीं पड़ेगा। एनालाइज कर लिया तो, एनालाइज नहीं किया तो उतना टाइम बाद में भी लगेगा आपको, ठीक है। टारगेट को स्किप करते जाओगे तो सिलेक्शन भी स्किप होता जाएगा। हो सकता है आपका 1-2 नंबर से ऐसा स्किप हो। एक बार मैं एमटीएस में रहा था 2 नंबर से, मात्र 2 नंबर, 88 कट ऑफ गई थी और 86 मार्क्स थे। मेरा दोस्त भी सेम बराबर ही थे दोनों के। तो बहुत बुरा लगता है जब 1-2 नंबर से रहते हो। हालांकि बढ़िया नहीं हुआ तो वो तो भगवान की हर चीज़ कभी भेजता है अपने को। तो वही बता रहा हूँ। और विश्वास रखना ऊपर वाले पे, भगवान पे, आपको बेस्ट ही मिलेगा। अगर कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, जैसे मेरे दोस्त था ना जो मेरा रूम पार्टनर, उसका सिलेक्शन इसमें रह गया था एनटीपीसी ग्रुप डी में रह गया था उसका। ग्रुप डी में उसका 1 नंबर से सिलेक्शन रह गया था, फिजिकल सब हो गया था। लेकिन अगर उसमें हो जाता ना तो आज वो टैक्स असिस्टेंट नहीं बन पाता। आज वो टैक्स असिस्टेंट है, अच्छा खासा लाइफ है उसका, बढ़िया मस्त चिल एसी में बैठा रहता है, ठीक है। तो वही है, अपने को सूटेबल चीज़ें जो डिजर्विंग होते हैं वही मिलता है। उसने मेहनत भी इतनी करी है तो आज मिल गया उसको, ठीक है।
यस या नो में चलो, जो एसएससी के फेवर में है वही चीज़ करो, जो नहीं है उसको हटा दो, शेड्यूल से हटा दो उसको। और दोस्त यार, हाँ दोस्त यार में भी तो मैं बोलना चाहता था, पहले शादी का बोल देता हूँ। मतलब शादी ब्याह में जाना, प्रोग्राम में जाना, फंक्शन में जाना, या आपके शेड्यूल को इतना डिस्टर्ब कर देती है ना, जाओगे तो एक दो दिन तो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। जब आपको लग गया है कि जब आप बैठ गए हो ना तैयारी करने कि भाई मैं तैयारी, पहले तो डिसाइड कर लो यार, भले तो थोड़े दिन 10-15 दिनों पहले डिसाइड करने में लगा दो आप कि मेरे को सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है। कोई आराम से बैठ के बढ़िया एंजॉय करो, बढ़िया बैठे बैठे सोचते रहो कि पहाड़ों में चल जाओ, भले वहाँ बैठ के डिसाइड करके आओ कि मेरे को करना यही है। उसके बाद इतना डेडिकेशन लेके आ जाओ अपने अंदर कि लाइट का भी पता नहीं चले कि लाइट आ रही नहीं है, अंधेरे में पढ़ने लगे, अंधेरे में पढ़ते रहो, थोड़ा बहुत उजला रहा है उसमें पढ़ते रहो, मच्छर खा रहे हैं तो उसका भी पता नहीं चलना चाहिए, पंखा नहीं चल रहा है तो उसका भी, देखो मेरे रूम में पंखा नहीं है तो पंखे का भी पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का पता नहीं चलना है, यार आ रहे हैं दोस्त आ रहे हैं बुलाने तो नो करना भी सीखो, मना करना भी सीखो। घर वाले बोल रहे हैं कि चल आ जा तो घर पे, नहीं भाई जब तक सिलेक्शन, ऐसे लोग देखे मैंने तो घर पे नहीं जाते, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा मैं घर ही नहीं जा रहा। और रिजल्ट के, एक बात को बताने वाला था मैं, रिजल्ट के तुरंत बाद लोग आराम करते हैं, वो आराम मोड में आ जाते हैं। रिजल्ट के जस्ट बाद मैं पर्सनली बता रहा हूँ ईमानदारी से, जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, मैं तो भाई पेपर देने जाता था, पेपर देके आया वापस पढ़ने लग जाता था। मैंने कहा भाई अगले दिन से, मतलब एक दिन थोड़ा सा रोना धोना हो जाता था, फिर अगले दिन से वापस पढ़ना स्टार्ट। रोना धोना भी इतना नहीं करता था, मतलब क्योंकि पता ही था कि देख अपनी मेहनत में कमी है भी तो कुल मिला के तो नहीं होगा। एक बार तो टाइपिंग में रह गया था मैं, तो क्योंकि मेरा लेवल वहाँ तक टाइपिंग में पहुंचा ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं कि सिलेक्शन लेना है, अंदर से इतना मोटिवेशन आया ही नहीं कि लेना ही है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, एक बार मेरा सिलेक्शन इसी वजह से नहीं हुआ कि मैंने सोचा चलो जाने दो अगली बार ले लेंगे, इसी वजह से नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन, वरना पेपर में बढ़िया मार्क्स थे, टाइपिंग में रह गया था। तो टाइपिंग की मैंने कहा यार छोड़ो यार, प्रेशर आ गया तो मैंने प्रेशर, मैंने क्या हैंडल करेंगे, प्रेशर को छोड़ दिया मैंने, कहा बिगड़ गया तो बिगड़ गया, मैंने कहा देखेंगे अगली बार देखेंगे। मैंने कहा समझ रहे हो, अपने अंदर से आवाज़ लेके आओ कि मेरे को लेना ही है, जिसके अंदर जितनी ज़्यादा भूख होगी ना सिलेक्शन की, उसका सिलेक्शन होता है। भूख रखो सिलेक्शन की, ऐसे नहीं कि बस हल्ले में चल रहे, हल्ले में मत चलो, सिलेक्शन की भूख रखो, ठीक है। शादी ब्याह में आप जाना नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहते हैं। एग्जाम के रिजल्ट के बाद आराम मत करना। तो और दोस्तों के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे सिलेक्शन के टाइम पे मेरे दोस्तों ने बहुत साथ दिया है, और दोस्त रखना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि दोस्त रखो सभी तरह के, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सारोकार उन दोस्तों से रखो जो आपके फील्ड के हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे प्रिपरेशन से रिलेटेड बातें करोगे ना, तो आपको प्रिपरेशन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, कौन से टेस्ट उनका क्या स्कोर चल रहा है। इसीलिए मैं ऑफलाइन कोचिंग रिकमेंड करता हूँ, वहाँ पे आपके इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं ना, जो टॉपर भी होते हैं, पढ़ाई में ठीक भी होते हैं, जो बहुत से टॉपर नहीं होते लेकिन उनके अंदर इतना डेडिकेशन होता है, वो अपने को इंस्पायर कर देते हैं। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे ना बढ़िया में, वहाँ पे आपके 10 दिनों का सर्कल बन गया ना, तो आने वाले अगले 1-2 साल में ना उन 10 में से एक आधी कैसा रहेगा जो नहीं लगेगा, बाकी सारे लग जाएंगे। हो सकता है सारे लग जाए, वो 1-2 भी नहीं रहे। तो सर्कल का बहुत इफेक्ट पड़ता है, जब देखते हैं ना कि यार ये लग गया तो मेरे जैसा ही है, वो फिर लग ही जाता है। तो ये वीडियो होपफुली, देखो काफ़ी लंबा हो गया, काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने कवर करे, थोड़ा जो पॉइंट हैं जो मिस हो गए हैं, वो चीज़ क्या चीज़ और अपन मिस्टेक करते हैं, वो एक मिस्टेक जो इस वीडियो को देख रहा है वो एक मिस्टेक कमेंट करेगा इसमें। कुछ जो पॉइंट्स आपको लगते हैं, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बाद में, जो पॉइंट्स आपको लगते हैं कि सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ अपने को करनी चाहिए, वो लिखो, और जो नहीं करनी चाहिए वो भी आप कमेंट में लिखो। और वीडियो जरूर लाइक करना। और वीडियो के एंड में मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर हर चीज़ का गाइडेंस डाल रखा है, हर चीज़ की स्ट्रेटेजी डाल रखी है, नोट्स मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा फॉलो करो, आपकी लाइफ में अगर जरा सा भी इंप्रूवमेंट होता है तो मैं मानता हूं कि जो मेरा जो गाइडेंस है वो सक्सेसफुल है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद आपका इतना साथ देने के लिए, बहुत सपोर्ट है आपका, धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल रहो ऊपर वाले के लिए, क्योंकि अपने पास जो भी चीज़ें हैं सब ऊपर वाले की दी हुई है। अपने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो हेल्प मिल रही है वो ऊपर वाले की वजह से मिल रही है। दूसरे नंबर पे अपने माता पिता हैं, गुरुजन हैं, दोस्त हैं, बाकी सब है। जो भी कोई भी बंदा अपनी थोड़ी सी भी हेल्प कर देता है उसके लिए अपने को ग्रेटफुल होना ही पड़ेगा। जब ग्रेटफुल रहोगे तो खुश रहोगे, और अल्टीमेटली तो देखो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, अपने शब्दों को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना पेशेंस के साथ वीडियो देखने के लिए, ठीक है। बाय ऑल।